नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि केतु सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में वृषभ राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर राहु तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अपने चार्ट में से, अपनी कुंडली में से अलग अलग नवग्रहों के अलग अलग लग्नों की लोकेशन का फल जानना चाहता है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, वहाँ आपको पुरानी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और अगर कोई गूढ़ मैथमेटिकल पार्ट भी जानना चाहता है ग्रहों का, किस प्रकार से हम लग्न निकालते हैं और किस प्रकार से राजयोग देखते हैं, ये सारी गुली का अध्ययन कैसे करते हैं, उसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी चला रखी है हमारे चैनल में, जिसका नाम है ग्रहों का गणित। आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर ग्रहों का गणित स्पेस देकर सनत वाजपेयी लिख देंगे तो भी आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है सप्तम भाव, सातवां भाव। सातवां भाव वृषभ राशि का केतु बैठा है। याद रखिएगा, वृषभ राशि को पृथ्वी तत्व राशि माना जाता है और शुक्र के जो कुटुंब परिवार का सही स्वरूप तभी दिखाई देता है, उसका सही फायदा तभी दिखाई देता है जब 2 नंबर अच्छी अवस्था में हो, या ये कह सकते हैं भाव भी और भाव का स्वामी भी बली हो। अभी भाव की स्थिति में कहीं ना कहीं केतु ने अड़चन लगा रखी है। अगर आप ध्यान से देखें, केतु यहाँ इसके जस्ट सामने राहु बैठे हुए हैं और वृश्चिक राशि का राहु प्रायः अच्छा फल नहीं देता है, कहीं ना कहीं सर पर चोट इस प्रकार के इसमें कर। याद रखिएगा, जब हम भी केतु देख रहे हैं, इसके जस्ट सामने राहु के फल को खुद ब खुद आपको इंटरप्रेट करना है। और अगर वो आपको उसके फल को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में राहु की जो प्लेलिस्ट सेक्शंस है वहाँ पर जाकर राहु के फल वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी ट्रेंड से अलग हटकर भी कई बार बर्ताव कर देता है। कुंडली में कई बार ऐसा देखा गया है कि राहु बहुत खराब है, केतु बहुत अच्छा है। उसका कारण भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर इनकी डार्क साइड का कोई प्लैनेट जो उस राशि को बहुत पसंद करता है वो इनके साथ बैठ जाता है तो फिर केतु का जैसे मान लीजिए शुक्र के साथ केतु बैठ जाता है तो सांसारिक विषयों के लिए, प्राप्तियों के लिए तो अच्छा होता है। लेकिन शुक्र क्योंकि हमारी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मैथुन, हमारे प्रेम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो किसी पुरुष जातक की कुंडली के लिए शुक्र के साथ केतु का मतलब होता है कहीं ना कहीं दूरी बनाना। उससे एक तो होता है कलह करके उससे दूरी बनाना, वो तब होता है जब शुक्र के साथ राहु बैठता है। और कहीं राहु ज़्यादा बली और शुक्र कमज़ोर पड़ जाए तो फिर तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। केतु भी ये कार्य करवा सकता है, लेकिन केतु की ये जो खूबी है, ये सामान्यता अगर अकेला बैठा हो तो विवाद, वाणी में ज़्यादा कटुता और खुलकर विवाद, ढिशुम ढिशुम लड़ाई झगड़े नहीं करता है। चुपचाप केतु अपना रास्ता अलग कर लेता है। तो पृथ्वी तत्व राशि है वृषभ राशि। केतु को इस राशि की ये जो टेंडेंसी है चीज़ों को एक्वायर करने वाली, इकट्ठा करने वाली, वो पसंद नहीं है। क्योंकि केतु तो बात करता है परित्याग, त्याग की। शनि के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ सामान्यता वो उसके बल को बढ़ाने का कार्य तो कर देगा, लेकिन जब कभी भी इन राशियों में जो पृथ्वी तत्व और वायु तत्व राशि है अकेला बैठेगा केतु तो अच्छा फल नहीं देता है, डिटैच करने का काम करता है। शरीर के इस अंग में कहीं ना कहीं गुप्त रोग होने की संभावना है। इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में कमी, महिला है तो यूटेरस में भी दिक्कत आ सकती है, और कोई पुरुष जातक है तो उसके टेस्टिकल्स में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो ये बात याद रखनी है। अब ये और ज़्यादा भयावह रूप कब लेने लग जाता है, जैसे शुक्र इसका स्वामी है और शुक्र नीच का होकर एकादश भाव में बैठा है। अब प्राप्तियां, यानी जो सांसारिक वस्तु हैं उसकी प्राप्तियां तो वो करा देता है, लेकिन हमारा पार्टनर अगर हमसे नाराज रहता है, हमारा पार्टनर और हमें वैमनस्य है, तो उस प्राप्तियों का आप करेंगे क्या? उसका उपभोग करने के लिए कोई ना कोई साथी, विश्वास पात्र साथ हो तो होना चाहिए। वो विश्वास जीतने में नाकामयाब रहता है।
किसी कुंडली में खाली सप्तम भाव तय नहीं करता, याद रखिएगा। सप्तमेश देखिए, अब तो यहाँ दोनों एक ही हो गए, सप्तमेश और शुक्र, नहीं तो शुक्र को अलग से भी देखना पड़ेगा। बृहस्पति की भी स्थिति काफी हद तक स्थिति बचा लेती है। कई कुंडलियों में हमने देखा है जैसे पंचमेश बड़ी कमजोर स्थिति में है, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है जैसे विद्या कमजोर रह जाएगी या संतान प्राप्ति में कुछ दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें तो उसको आएंगी, लेकिन बृहस्पति उच्च का होकर या स्वराशि होकर या कहीं मित्र की राशि में बैठा है तो वो संतान भी दिला देगा उसको, और उसको डिग्री सर्टिफिकेशन भी देर सवेर अप एंड डाउन्स के बाद मिल जाएंगे। यानी हो सकता है कहीं उसको रीअपीयर होना पड़े, लेकिन उसको डिग्री डिप्लोमा वो पूरा करवा देगा। तो वही स्थिति यहां पर भी है। जो कारकत्व है इसके, शुक्र जैसा प्लैनेट अगर वो बहुत बली अवस्था में है तो फिर केतु का डिटैचमेंट कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी नहीं कर सकता है, लेकिन यही डिटैचमेंट पुष्टि कर देता है कि हाँ भाई अब तो शुक्र भी खराब है तो अलग होना ही है। क्लियर हो गया? इस प्रकार के देखिए, इससे पहले हमने अगर आपने कुछ हमारी प्लेलिस्ट देखी हो तो उसमें केतु अगर फेवरेबल प्लेस में आ रहा है, सपोज 8 नंबर यहां पड़ रहा है, तो अगर फेवरेबल प्लेस में केतु आ रहा है, 8 नंबर में केतु सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देता है। तो केतु डिटैच तो करवाता है, वो वानप्रस्थ की तरफ तो लेकर जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें पार्टनर का एग्रीमेंट होता है। पार्टनर चाहता है कि ठीक है हम एक 50-55 की अवधि के बाद साथ में रहेंगे, लेकिन हमारा जो आपस में जो संबंध रहेगा वो शारीरिक संबंध से हम मुक्त रहेंगे। तो इस प्रकार का भावना केतु के अंदर आती है। तो ध्यान रखिएगा, केतु जो अवधूत कैटेगरी के माने जाते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में आ जाए तो आदमी को ब्रह्म से मिला देते हैं, या बृहस्पति के साथ इसका मिलन सामान्यतः अच्छा माना जाता है, मोक्ष देने वाला माना जाता है। अब किसी प्लैनेट को आपने मोक्ष के लिए डिक्लेयर कर रखा है, अगर आपने उसको किसी अलग काम के लिए लगा दिया तो प्रोफाइल से मिसमैच वाला काम तो हो ही गया है। तो इसीलिए हम प्राय बचते हैं कि केतु जैसे प्लैनेट, राहु जैसे प्लैनेट सप्तम भाव में ना। अगर राहु आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा छद्म बनाएगा, डिप्लोमेसी, प्रेम में डिप्लोमेसी, षड्यंत्र, धोखा देना, झूठ बोलना। लेकिन ये सारी चीज़ें बृहस्पति और शुक्र कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है शुक्र को इनके पापाक्रांत नहीं होना चाहिए, दूरी बनाकर रख, अपनी शुभता कायम रखनी चाहिए। पता लगा शुक्र मान लीजिए कहीं एक्सेल्ड भी हो गया है, मीन राशि में है, लेकिन अगर वो मीन राशि में राहु के साथ बैठ गया है तो वो एक्सट्रीम सुख पाने का प्रयास तो करेगा, लग्जरी पाने का प्रयास तो करेगा, लेकिन वो अपनी शुचिता को भंग कर देगा, अपने लैंगिक शुचिता को भंग कर देगा, व्यभिचार की ओर ले जा सकता है उसको। तो ये ध्यान रखना है कि शुक्र बृहस्पति अगर मान लीजिए कहीं इफेक्टेड हो गया तो फिर देखिए चंद्रमा निर्दोष है कि नहीं है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, शुद्ध होकर एकदम बैठा हुआ है, तो वो हमारे मन का स्वामी है। इस प्रकार के कभी कभी विचार उठेंगे भी तो व्यक्ति उसको चंद्रमा के प्रभाव से दबा देगा, लेकिन एटलीस्ट 2 शुभ ग्रह, बली ग्रह, जो मैं आपको बताता हूं, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध, स्टार्टिंग वाले 2 स्पेशली अगर ये बली हैं तो आप 7वें के दोष से बच जाते हैं। हालांकि इस स्थिति में आदमी सामान्यतः व्यभिचार की ओर तो नहीं जाता, उसको इससे वैमनस्य होता है, दूरी बनाकर रखता है, अपने पार्टनर से कम बोलना और इस प्रकार की स्थिति रहती है। कई बार तो विवाह के शुरुआती दिनों में वो ये मान लेता है कि ये पार्टनर मेरे लायक ही नहीं है। क्लियर हो गया? इस बात की पुष्टि करनी है आपको शुक्र की स्थिति और देखकर। अगर शुक्र की स्थिति खराब है तो फिर वो काफी ज्यादा सटीक हो जाएगी भविष्यवाणी। क्लियर? और आपके इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई ना कोई दाग हो सकता है, चोट का निशान हो सकता है। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5। केतु यहां बैठकर एकादश भाव में दूसरी पृथ्वी तत्व राशि कन्या राशि में नजर बनाए हुए हैं। कन्या राशि वृश्चिक लग्न के लिए आय के साधनों को संजोती है, यानी व्यक्ति का जो इनकम वाला पार्ट होगा बुध का इंटेलिजेंट फेस बताता है। केतु सामान्यतः वहां अकेला अगर दृष्टि लगा रहा है तो डिटैच करता है रिश्तेदारों के साथ, मटेरियल गेन के लिए तो अच्छा माना जाता है, यानी कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ फायदा होगा।
विवाह के समय कहीं ना कहीं धन अर्जित हो गया, या पार्टनर को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इनकम आती है, उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। इस प्रकार की संभावनाएं तो हैं, लेकिन आपका जो एकादश भाव है ये कब फल माना जाएगा? जब केतु का यहाँ अकेले या तो दृष्टि है, या जो अगर मान लो प्लैनेट बैठे भी हैं वो केतु साइड को सपोर्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य केतु साइड को सपोर्ट नहीं करता है, तो तभी भी केतु की डिटैचमेंट वाली बात तो जारी रहेगी। लेकिन जैसे यहाँ बुध बैठ जाता है, बुध बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो फिर केतु का अपना एजेंडा खत्म। केतु ने उस प्लैनेट पर सरेंडर कर दिया कि सर आपको जो करना आप कीजिए, मैं आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ाने का काम करूंगा। हालांकि ग्रंथों में साफ साफ ये बात वर्णित है कि केतु यानी डिटैच करना, चीज़ों से दूरी बनाना, तो एजेंडा तो अपना रखेगा ही, मानेगा तो है नहीं, लेकिन वो फिर सेकेंडरी बन जाता है। उसका इनफैक्ट तब फायदा उठाने लग जाता है व्यक्ति। जैसे इस भाव में अगर कहीं केतु बैठा हुआ है और शुक्र भी बैठ गया है, हालांकि शुक्र को इन सब प्लैनेट के साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन बृहस्पति उच्च का होकर नवम भाव में आ गया है, बुध स्वग्रही होकर 11वें भाव में चला गया है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो व्यक्ति को अपने प्रेमी के साथ प्रेम भी करेगा वो, क्योंकि शुक्र स्वग्रही है, केतु के कारण डिटैच भी होगा वो, लेकिन ये भावना फर्स्ट क्लास की तरफ चली जाती है। यानी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करता है व्यक्ति, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, अपने प्रेमी को पूरा सेटिस्फाई करेगा, उसको धन अर्जन करके उसको देगा, उसके बाद वानप्रस्थ का विचार करेगा। समझ रहे हैं आप? ये केतु, इसको अगर उसका सपोर्ट मिल जाए इसके डार्क साइड के प्लैनेट्स का, तो उस हाउस में ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, जिसमें सामान्यतः हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। उसी प्रकार से अगर बुध यहां बैठे हों, तो बुध अपनी ही राशि में, एकमात्र बुध ऐसा प्लैनेट है जो अपनी ही राशि में सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। अपनी ही राशि में एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, पार्टी एंजॉय करता है, यानी उच्च का हो जाता है। अपनी ही राशि में ऑफिस एनवायरनमेंट में आ जाता है, यानी मूल त्रिकोण में आ जाता है। अपनी ही राशि में स्वग्रही यानी अपने घर में आनंद लेता है। एक बात और याद रखिएगा, लॉन्ग लास्टिंग जो चाहते हैं आप, लंबे प्रभाव रहें, तो ग्रह का स्वग्रही होना ज्यादा बली माना जाता है। अब जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट हमारा 10th हाउस कहा जाता है, अगर यहाँ कोई मूल त्रिकोण प्लैनेट होता है तो उसको हम अच्छा कह देते हैं। जहां से हमारी एनर्जी निकल रही है, एक्साइटेड मूड है, 3rd हाउस में कोई प्लैनेट अगर एक्सेल्ड कर जाता है, जबरदस्त इनिशिएटिव होते हैं उसके। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो घर है, 4th भाव, 2य भाव, हमारा कुटुंब, इसमें तो स्वग्रही का ही आनंद देखने में मिलता है। क्योंकि होटल में, किसी पार्टी में शायद आपको 10 दिन अच्छा लग सकता है, लेकिन 10 साल रहना पड़ जाए फिर आदमी परेशान होने लग जाता है। तो स्वग्रही की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप हर बार टटोलने लग जाओ मेरे कुंडली में कितने उच्च के ग्रह हैं, फिर आपको हो गया कल्याण। एक बात आपको और बता दूं, अगर आपकी कुंडली में 4 से ज्यादा अगर उच्च के ग्रह हैं, तो आपका सांसारिक जीवन कहीं ना कहीं कष्ट में बीतेगा, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास की बात करने लग जाता है। और फर्स्ट क्लास की बात यानी आइडियल जहां शर्त आ जाती है, वहां सांसारिक विषयों को लेकर वो निरासक्त हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना आपको कि नीच का ग्रह की अपनी इंपॉर्टेंस है। सांसारिक विषय वस्तु को संग्रह करने में नीच के प्लैनेट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट आज के मामले में तो मंगल मकर राशि की बजाय कर्क राशि में काफी अच्छे फल दे रहा है। अब आपको बॉर्डर पे जाके तो लड़ना नहीं है कि तलवार लगाकर डिशुम डिशुम आप करने लग जाए। मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि बॉर्डर पर नहीं लड़ाई हो रही है, लेकिन सामान्यता एक इन जनरल आदमी के लिए पराक्रम का मतलब आज की स्थिति में एक प्रकार से वाइसली काम करना है। समझदारी पूर्ण रवैये को ही पराक्रम कहेंगे। अब हर एक आदमी से जंग नहीं लड़ सकते हैं। तो मंगल का मकर राशि में जो एक्सेल्ड कर जाना है, एक्साइटेड मूड है, और कर्क राशि में जो नीचत्व का प्रभाव है, अगर ये प्रोफेशन से कहीं ताल्लुक रखता है,
तो आप उस प्रोफेशन में मंगल की एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। नीच होकर यानी आदमी कभी भी सामने वाले को ठेस नहीं पहुंचाता, क्योंकि जैसे ही आदमी को एक्साइटेड स्टेट मिलती है तो वो कब स्वाभिमानी हो जाता है, कब अहंकारी हो जाता है, पता भी नहीं लगता है। तो ज़्यादा पोलाइट देखा जा सकता है जो ग्रह डेबिलिटेटेड हैं, जो नीच के ग्रह हैं। तो ये बैलेंस बनाकर रखना आपको। कई व्यक्ति यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरे तो 2 ही ग्रह उच्च के हैं, कम से कम 4-5 होते तो आनंद आ जाता। अब आप खुद सोच लीजिए इस आनंद के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है। हो सकता है अगर आपके 5 से ज़्यादा ग्रह या 5 ग्रह उच्च के हो गए तो घर का परित्याग करके आप हिमालय में तपस के लिए चले गए। हालांकि ये फर्स्ट क्लास है, लेकिन क्या आप इस फर्स्ट क्लास को डिजर्व करते हैं या आप उसकी कामना करते हैं? तो ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जो भगवान से आप मांग रहे हैं वो आपके अनुसार कितना अनुकूल है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, आइडियल स्टेट के लिए सामान्य व्यक्ति नहीं बना है, हम तो रियल स्टेट में ही जी सकते हैं। तो केतु की दृष्टि ये बताती है बड़े भाई बड़ी बहनों से कम बातचीत होगी और मित्रों से दूरी बन जाएगी। जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स से दूरी बन जाती है। बुध अगर बैठा हो तो फिर कोई परेशानी नहीं, फिर तो बुध उल्टा और बली हो जाएगा। इनकम सोर्सेज बहुत अच्छे होंगे और केतु की दृष्टि बुध को ही बूस्टअप करेगी। अगर बुध नहीं बैठे हैं तो आपका नेटवर्किंग, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है दोस्तों के, आपका नेटवर्क बड़ा कमज़ोर होता है। 11वें भाव से ही सब भी देखा जाता है, नेटवर्किंग कितनी अच्छी है आदमी की। और बुध अगर कमजोर स्थिति में तो आय के साधन भी निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। बुध का मजबूत होना जरूरी है। अब किसी कुंडली में मान लीजिए आय के भाव साधनों में कमजोरी आ रही है तो फिर एसेट्स या तो अच्छे हों, उसके पास बैंक बैलेंस, कहीं उसको पैतृक धन मिला हो, इस प्रकार का धन उसको मिल रहा हो तो वो उससे काम चला लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूती तो होनी ही चाहिए। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु तृतीय भाव में नजर बनाए हुए। तृतीय भाव होता है हमारे छोटे भाई बहनों का। याद रखिएगा, सामान्यतः अगर हम जो हमारा जनरल रूल लगाते हैं तो उसमें ऐसा लगता है मकर राशि में केतु अच्छा फल नहीं देते हैं, मतलब सामान्यतः अगर इन जनरल बात करें तो। लेकिन मकर राशि में अगर कुजवत केतु का ध्यान करें तो मकर राशि में मंगल उच्च का फल देने लग जाते हैं और कर्क राशि में मंगल का फ्रेंड चंद्रमा की राशि होने के बाद भी मंगल वहां अच्छा फल नहीं देते हैं। तो अगर ये कुजवत है, अगर उसकी बात को ध्यान रखें तो ये ट्रेंड से हटकर मकर राशि में अच्छा फल देने लग जाते हैं, जबकि ये भी एक मटेरियल गेन की बात करने वाली राशि है। क्योंकि ये बात हम किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी कुंडलियां देखी हैं जहां कर्क राशि का राहु बैठा है वो जीवन के सेकंड फेज में यानी ब्रह्मचर्य के बाद वाले जीवन में बहुत अच्छा परिणाम देता है। कर्क राशि का राहु, मेष राशि का राहु भी शुरुआत में तो निस्तो नाबूद कर देता, खत्म कर देता उस हाउस से रिलेटेड इश्यूज को। कई बार तो प्रथम भाव में तो जातक की अकाल मृत्यु तक भी होने की संभावना है पूरी। लेकिन अगर जातक बच जाता है तो वही मेष लग्न का राहु उसको परम पद तक पहुंचाता है, उच्चतम पद तक पहुंचाता है। ऐसे ही कर्क राशि का राहु भी उसको पीक तक लेकर जाता है जीवन के पहले ट्रबल के बाद। तो इसको ध्यान देना, अगर राहु वहां अच्छा फल दे रहा है तो केतु यहां अच्छा फल देने में सक्षम हो रहा है। तो ये ध्यान देखिए, वो इसलिए विरोधाभास आ रहा है क्योंकि मंगल ने अपनी प्रवृत्ति, अगर हम इसको मंगल से मैच कर रहे हैं तो मंगल ने अपनी प्रवृत्ति से विपरीत बर्ताव किया है मकर राशि में। मकर राशि में उसको राशि का स्ट्रक्चर बड़ा भाता है, केतु को भी इस राशि का स्ट्रक्चर भाता है। तो सामान्यतः यहां पर छोटे भाई बहनों के साथ हालांकि बातचीत तो कम होगी लेकिन संबंध खराब नहीं होंगे। केतु डिटैच तो करता ही है, अगर बोलेगा भी तो कम बोलेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो आदमी की फॉर्मल कम्युनिकेशन ठीक ठाक होगी लेकिन ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा वो, क्योंकि केतु यहां दृष्टि डालकर आदमी को किसी भी विषय में कम शब्दों में अपनी बात रखने वाला बनाता है।
और यही राहु अगर आ जाए, बहुत डिप्लोमेट है, बहुत ज़्यादा शब्द इस्तेमाल करता है। क्लियर हो गया। और थर्ड हाउस में क्या आ सकता है? थर्ड हाउस हमारी यात्राओं का होता है, छोटी यात्राएं जहां हम रहते हैं। हो सकता है हमारा इस प्रकार का कार्य हो, हमें बार बार यात्राएं करनी पड़ती हों। अगर शनि खराब है तो रिजल्टेंट उस यात्रा का खराब हो जाता है। मतलब एट दैट इंस्टेंट तो ऐसा लगता है कि यार यात्रा अच्छी होगी हमारे लिए, हाँ, लेकिन हमें हफ्ते बाद पता लगा उस यात्रा से हमें दुखी होना पड़ा, उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो भाव और भावेश दोनों का बलि होना जरूरी है अगर आप उसका नेट वर्थ चाहते हैं, उसका नेट प्रॉफिट चाहते हैं। तो तीसरा हाउस हमारे ईसोफेगस का होता है, आहार नाल का होता है। तो सामान्यतः कोई बड़ा दोष नहीं दिखाई देता है। क्लियर, बशर्ते इस भाव का स्वामी शनि भी मजबूत अवस्था में हो। अगर शनि कमजोर अवस्था में है तो कहीं ना कहीं अचानक व्यक्ति को पता लगता है हमारी सांस की नली में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, हमारी आहार नल में कुछ दिक्कत है, तो वो भी यहाँ से देखा जाता है। तो कुल मिला के केतु यहाँ इस राशि में बैठकर ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं। दृष्टि लगाकर और कई दफ़ा अपने डार्क साइड के प्लैनेट के सपोर्ट से अच्छा फल देने के लायक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अकेले बात कर रहे हैं केतु की, तो वो हमें अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं जो मटेरियल या पोजेशन की बात करती हैं, और केतु पोजेशन के खिलाफ माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।